ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम लोग बिलियन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या होता है। तो देखो ये हमारा कोई भी प्लेट है, ठीक है, ये कोई भी हमारा एरिया है। तो देखो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ प्लेन। ओके, इसको हमने क्या बोला? एरिया ऑफ प्लेन। ओके, और ये वो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर का हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्कैलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as a scalar product of electric field and area vector। ओके, तो स्कैलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्कैलर प्रोडक्ट मीन डॉट प्रोडक्ट। तो स्कैलर प्रोडक्ट को यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। स्कैलर प्रोडक्ट या फिर इसको लिख दीजिए, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, एक क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। और स्कैलर प्रोडक्ट है तो इसके बीच में कोई भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ओके ओके, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स has only magnitude not any direction। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे दो केस बनता है। तो देखो यहां पर लिखो केस 1 और यहां पर लिखो केस 2। ओके, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है
पहला केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। दूसरा केस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर। तो केस 1 में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और दूसरा में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो एक हुआ हमारा क्या, सॉरी ये परपेंडिकुलर इज अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लिखो, यहाँ अलोंग टू प्लेन ऑफ पेपर। तो पहला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ पेपर के परपेंडिकुलर हुआ, दूसरा में हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ। तो एरिया फैक्टर जब भी होगा क्या होगा, प्लेन ऑफ पेपर का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी सीखा है, एरिया फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। और यहाँ पे भी एरिया फैक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे जो थीटा का मान होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर कितना होगा, 0 डिग्री। और यहाँ पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से लिखते हैं, फाई ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, तो कितना होगा, ई ए कॉस 0। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, उसका मान कितना होगा हमारा, ई डॉट ए ये कॉस 90। अब देखो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। ओके, तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेन ऑफ द पेपर का परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा, जो कि ये के बराबर होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेन ऑफ द पेपर के तरफ होगा, तब हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, और वो मिनिमम होगा। ओके, तो यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the plane of paper, then we have maximum electric flux। ओके, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। ओके, यहाँ पे क्या हमने कहा कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पेपर के परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा, अब वो ये के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। ओके, ओके, आप लोगों ने इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन जवाब दे दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में एक पे आराम से हो गया। अब करा स्टेट एंड प्रूव द गॉस थ्योरम। ओके, तो पहले क्या कहता, गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट देना है।
फिर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो गॉस साहब ने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, जितना चार्ज अंदर होगा उसका डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट होगा, और टाइट चार्ज होगा उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को पढ़ने स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेट करने का मतलब उसका स्टेटमेंट देना। तो यहां पर लिखिए गॉस थ्योरम। ओके, लिखिए गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स inside any surface is equal to Q inside by epsilon नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या उसने बताया था, Q inside by epsilon नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। ओके, अब देखते हैं, यह देखिए कोई भी हमारा एक सरफेस है, तो इसमें चार्ज है Q1, यह चार्ज है Q2, ये है Q3, ये है Q4। तो ये इसको मानते हैं सरफेस ए। ओके, तो हमसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ए, वो हमारा कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाय इप्सिलॉन नॉट। ओके, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे हमारा -2 माइक्रोकूलम, ये हमारा +5 माइक्रोकूलम, ये हमारा +3 माइक्रोकूलम। ओके, तो इसके लॉन्ग अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो हमारा मान कितना होगा, तो जो बाहर चार्ज है उसकी तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर चार्ज +3 -2 बाय इप्सिलॉन नॉट, आपका मान कितना हो गया 1 बाय इप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉस थ्योरम, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी सरफेस इज इक्वल टू द Q इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूफ करना, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो सिंपल सा बात करेंगे। ओके, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा along any surface, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सीधे Q बाय इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EdS E इंटू ए। ओके, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, ओके, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा आपका, तो वहां पे क्या करेंगे कि कोई भी आपके यहाँ पे कोई एक सरफेस है, तो छोटा सा एरिया काटना है ds, अब उसके नाम करिएगा EdS इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे दो आपका निकलेगा, छोटा सा डी निकलेगा, और फिर क्या कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा और इसको इंटीग्रेट करके निकाल लीजिएगा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो। ठीक है, ये हमारा गॉस साहब ने कहा था, तो हमने इसका स्टेटमेंट दे दिया, इसको प्रूफ करना। ओके, ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसको प्रूफ करने का तरीका देखिए। हम यहाँ पे कोई भी हमारा कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसके पास कितना सरफेस है, ये सरफेस है,
तो देखो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ओके, तो इसके पास एक ए सरफेस है, एक ए सरफेस है और एक सरफेस है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया। ओके, तब इसके पास जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। ओके, तो सरफेस 1 के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ई डॉट ए, इसका मान होगा ए कॉस 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका राइट साइड में ये कॉस 180। ओके, तो ये कॉस 180, तो कॉस 180 का मान कितना होता है? -1, तो आपका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2, इसका मान कितना होगा? ई डॉट ए कॉस 0, आपका मान हो जाएगा ये पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, तो ई डॉट ए, तो इसका मान कितना होगा? ये कॉस 90, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इसका राइट साइड में है, तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? माइनस ई ए और प्लस 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया आपका? 0 हो गया। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा अगर कोई भी कंडक्टर को हम जो है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। बहुत सिंपल है, ठीक है।